चलो देखो, कल के तारीख में मैं तुम सबको बताया भारतीय संविधान का भाग 5 के अंतर्गत जो टोटल अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 52 से लेकर के 151 तक। लेकिन आर्टिकल 52 से लेकर के आर्टिकल 62 तक जो उल्लेख किया गया है वो भारत के राष्ट्रपति के बारे में उल्लेख किया गया है। कल के तारीख में मैं आपको ये समझाया, बताया और आपने पढ़ा। आज इसके आगे भी कुछ ऐसे आर्टिकल हैं जिसके तहत राष्ट्रपति को कुछ विशेष शक्तियों का उल्लेख किया गया है, यानी हमारे देश के राष्ट्रपति को कुछ महत्वपूर्ण जो है सो संविधान जो है सो इसके अलावे भी ताकत देता है। 52 से 62 तक जो आर्टिकल है वो राष्ट्रपति के बारे में बताता है, राष्ट्रपति से संबंधित है। लेकिन इसके अलावा ये जो विभिन्न प्रकार के जो अनुच्छेद और उससे जुड़े हुए जो विषय आप देख रहे हो, ये अनुच्छेद देश के राष्ट्रपति के बारे में बताता है कि उसकी और क्या क्या शक्तियां हैं। जैसे एक आर्टिकल है 72, आर्टिकल 72 जिसका विषय है राष्ट्रपति को क्षमादान करने की शक्ति। इसका मतलब यह है कि देश के राष्ट्रपति को आर्टिकल 72 के तहत एक विशेष प्रकार का शक्ति मिला हुआ है। सिर्फ प्रेसिडेंट को क्या शक्ति मिला हुआ है भैया, कि वो किसी भी अपराधी को जो किसी प्रकार के अपराध का सजा पाया है उसके अपराध की सजा को वो कम कर सकता है। इतना ही नहीं, देश का एकमात्र राष्ट्रपति ही वो व्यक्ति है जो किसी व्यक्ति जिसको मृत्यु दंड की सजा मिली है उसकी मृत्यु दंड की सजा को भी वो माफ कर सकता है। ठीक है, तो कौन व्यक्ति? राष्ट्रपति। किस आर्टिकल के तहत? 72। अगला है आर्टिकल 79। आर्टिकल 79 ये कहता है कि हमारा जो संसद है वो 3 घटकों से मिलकर के बना हुआ है। फिर से हमारा जो आर्टिकल 79 है वो कहता है कि जो हमारी संसद है वो 3 घटकों से मिलकर के बना हुआ है, एक लोकसभा, एक राज्यसभा और तीसरा राष्ट्रपति। इसी के तहत ये विषय है कि राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। कोई आपसे पूछे कि राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है वो किस आर्टिकल के तहत है, तो उत्तर होगा 79। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब है आर्टिकल 85। इसमें क्या कहता है? राष्ट्रपति संसद का सत्र बुलाता है, उसे स्थगित कर सकता है और लोकसभा को भी वो भंग कर सकता है। सबसे पहले तो यहां पर क्वेश्चन ये बिल्ट होगा कि देश की संसद का सत्र कौन बुलाता है, उसे स्थगित कौन करता है और लोकसभा को विघटित करने का कार्य कौन करता है? तो इसका एक शब्द में उत्तर होगा राष्ट्रपति। लेकिन यह राष्ट्रपति को जो शक्ति मिलती है वो एक विशेष प्रकार के आर्टिकल के तहत मिलती है, उसका नाम है आर्टिकल 85। तो आर्टिकल 85 का विषय हो गया राष्ट्रपति जो है वो संसद का सत्र बुलाता है, संसद को स्थगित करता है और लोकसभा को भंग करता है। अब है आर्टिकल 111। देश के राष्ट्रपति को इस बात का अधिकार है, क्योंकि आप ये जानते हो और मैंने आपको पढ़ाया है कि कोई विधेयक, अधिनियम यानी कोई बिल, एक्ट का रूप तभी ले पाता है जब संसद के दोनों सदनों से पारित होने के बाद राष्ट्रपति उसे अपना मंजूरी यानी कि स्वीकृति देते हैं। ठीक है, संसद के दोनों सदनों के पारित हो जाने के बावजूद भी वो विधेयक ही है, कानून नहीं है। कानून तभी होगा जब राष्ट्रपति उसे अपना स्वीकृति देंगे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, जब तक राष्ट्रपति अपना सिग्नेचर नहीं ना करेगा तब तक वो कानून का रूप नहीं लेगा। ठीक है, तो भारतीय संविधान में एक विशेष प्रकार का आर्टिकल है जिसका नाम है आर्टिकल 111। इस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति को इस बात का अधिकार है कि संसद के दोनों सदनों से कोई विधेयक जो पारित हो चुका है, राष्ट्रपति चाहे तो उसको पुनर्विचार के लिए यानी अगेन संसद को फिर से इस बात के लिए लौटा सकता है कि भैया देख लो कहीं कुछ इसमें कम बेसी या खामियां तो नहीं है। अगर संसद उसको फिर से लौटा करके दे, पास करके दे, तो अब राष्ट्रपति उसको जो है सो लौटा नहीं सकता, अब उसको स्वीकृति दे सकता है, देना पड़ेगा। तो ये जो ताकत मिला हुआ है आर्टिकल 111 के तहत मिला हुआ है। अब है अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 के तहत देश के राष्ट्रपति को अध्यादेश, ऑर्डिनेंस जारी करने का, अध्यादेश घोषित करने का अधिकार मिला हुआ है। ये अध्यादेश, ऑर्डिनेंस क्या होता है हम लोग आगे के क्लास में पढ़ेंगे। ये एक विशेष प्रकार का टॉपिक है अध्यादेश, जो आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति को मिला हुआ है। और आर्टिकल 213 के तहत राज्यपाल को भी अध्यादेश अपने राज्य के भीतर में जारी करने का अधिकार मिला हुआ है। अब यहां पर राष्ट्रपति से जुड़ा हुआ 2 अनुच्छेद और है, एक अनुच्छेद 74 और एक 75। अनुच्छेद 74 की भाषा है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा जिसका प्रमुख कौन होगा? प्रधानमंत्री। फिर से अगेन आर्टिकल 74 कहता है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रमुख कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, अनुच्छेद 75(1), अनुच्छेद 75(1) के तहत इसकी भाषा है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो एक शब्द में हो जाएगा राष्ट्रपति। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी कौन करता है? तो इसका उत्तर भी हो जाएगा राष्ट्रपति। परंतु अन्य मंत्रियों की जब नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा तो अपनी मर्जी से किसी को भी मंत्री नहीं बना देगा,
प्रधानमंत्री जिसके बारे में सलाह देगा राष्ट्रपति को, उसी व्यक्ति को राष्ट्रपति जो है सो मंत्री परिषद के रूप में जो है सो मंत्री पद का शपथ दिलाएगा। ठीक है, अगेन फिर से समझो, आर्टिकल 75(1) का जो भाषा है वो ये, जैसे मैं देश का प्रधानमंत्री, ठीक है, तो मेरी नियुक्ति कौन करेगा? देश का राष्ट्रपति। मेरी सहायता के लिए जो मेरी मंत्री परिषद है, अलग अलग शिक्षा मंत्री है, कोई रेलवे मंत्री है, कोई परिवहन मंत्री है, कोई स्वास्थ्य मंत्री है, ये जो सारे मंत्री है इसका शपथ ग्रहण भी राष्ट्रपति ही करवाएगा, लेकिन मेरी सलाह पर। ठीक है, तो ये 75(1) का भाषा हो गया। इसके अलावा राष्ट्रपति को एक और विशेष प्रकार की शक्ति क्या मिला हुआ है भैया? राष्ट्रपति को एक और विशेष प्रकार की जो शक्ति मिला हुआ है वो आपात इमरजेंसी को लेकर के मिला हुआ है। आपात इमरजेंसी को लेकर के राष्ट्रपति को एक विशेष प्रकार का शक्ति मिला हुआ है। वो क्या मिला हुआ है भैया? देश में 3 तरह के आपातकाल मुख्य रूप से होते हैं। एक होता है राष्ट्रीय आपातकाल, ये होता है राष्ट्रीय आपातकाल। एक होता है राष्ट्रपति शासन, एक होता है राष्ट्रपति शासन, और एक होता है वित्तीय आपातकाल। ठीक है, ये 3 प्रकार के आपातकाल की चर्चा भारतीय संविधान के, हाँ एक बात और, ये जो आपातकाल की चर्चा है भारतीय संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से लेकर के अनुच्छेद 360 तक के की गई है। ठीक है, फिर से अगेन, आपातकाल की जो चर्चा है भारतीय संविधान में भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक आपातकाल की चर्चा की गई है। ठीक है, अब ये जो 3 प्रकार के आपातकाल हैं कब लगाए जाते हैं? सीधे राष्ट्रीय आपातकाल तब लगाया जाता है जब हमारे देश में युद्ध की स्थिति हो। मान लिया जाए कि हमारे देश के ऊपर में कोई अटैक कर दिया, या कोई देश का बाहरी आक्रमण हो गया, या देश के अंदर में ही सशस्त्र विद्रोह हो गया, मतलब 2 गुट या 2 समुदाय आपस में हथियार के साथ जंग की स्थिति बन जाए, दंगे की स्थिति बन जाए, तब ऐसी स्थिति में हमारे देश के राष्ट्रपति को अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाने की जो है सो अधिकार दिया गया। एक है राष्ट्रपति शासन, यह अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति लगाता है। जब किसी राज्य के अंदर में संवैधानिक तंत्र फेल हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति को आर्टिकल 356 के तहत उस राज्य का जो प्रशासन है वो अपने हाथ में ले देता है, और अपना एक प्रतिनिधि जो उसका राज्यपाल है उसके माध्यम से पूरे राज्य की बागडोर राष्ट्रपति के हाथों में आ जाती है। जैसे अभी आपने देखा कि बंगाल के 2 जिले मुर्शिदाबाद और मालदा, ये 2 जिलों के अंदर में आपने देखा कि अप्रैल मई के अंदर में जब वक्फ संशोधन अधिनियम कानून आया था संसद के द्वारा, तो इस कानून के आने के बाद उन जिलों में जो वहां का एक खास वर्ग का जो समुदाय का जो लोग है, वो जो हिंदू बहुल लोग थे, उसके ऊपर अचानक से ढेर सारे हमले होने शुरू हो गए। तो ऐसी स्थिति में बहुत सारा हिंदू जो है सो अपना घर बार छोड़ करके दूसरी जगहों पर पलायन करने लगे। वहां की जो पुलिस जो उसके राज्य के अंदर के अंतर्गत, उस राज्य सरकार के अंतर्गत आती है, वो फेल हो रही थी। ठीक है ना, अगर ये लगातार ये स्थिति बनी रहती, तो ऐसी स्थिति में अगर राज्यपाल रिकमेंड कर देता राज्य को, राष्ट्रपति को, कि भैया देखिए बंगाल के अंदर में ये जो सुरक्षा का व्यवस्था है वो सही तरीके से नहीं चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल की अनुशंसा पर राष्ट्रपति शासन वहां पर लगाया जा सकता था आर्टिकल 356 के तहत। एक है आर्टिकल वित्तीय आपातकाल, जिसको हम लोग फाइनेंस इमरजेंसी कहते हैं। अभी तक अपने देश में आजाद होने के बाद ये वित्तीय आपातकाल की एक बार भी घोषणा नहीं हुई है। एक बार स्थिति बनी थी 90-91 में, लेकिन उस समय भी हमारा देश संभल गया था और ये वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया था। जब कभी भी देश में आर्थिक संकट उत्पन्न हो जाए, मतलब देश एकदम दिवालिया होने की स्थिति में आ जाए, तब आर्टिकल 360 के तहत देश के राष्ट्रपति को इस बात का अधिकार है कि वो देश के अंदर में वित्तीय आपातकाल घोषित कर सकता है। देश के अंदर में वो वित्तीय आपातकाल घोषित कर सकता है। ठीक है ना, लेकिन अभी तक हमारे यहाँ ऐसा अभी तक एक बार भी नहीं आया है।